हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग साइंस के 20 प्रश्नों को देखेंगे और पूरा डिटेल वे में देखते हुए चलेंगे। तो कॉपी और कलम लेकर बैठ जाना। अगर आप बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या बिहार एसएससी जैसे एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखना, पसंद आए तो लाइक भी जरूर करना। आइए पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। कुछ सवाल आपको बहुत ईजी देखने को मिलेंगे, कुछ सवाल एकदम लेवल वाला देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी प्रकार का एग्जाम में आता भी है। तो आइए पहले सवाल से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है। पहला सवाल है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। बहुत इजी सवाल है, आप इसका जवाब खुद देने का पहले प्रयास करना, फिर मैं आपको जवाब बताऊंगा और पूरा डिटेल वे में देखते हुए चलेंगे। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है क्या, H2SO4। H2SO4 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग बैटरी अम्ल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बैटरी अम्ल। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और इसको अम्ल का राजा कहा जाता है और रसायन का भी राजा कहा जाता है, यानी किंग ऑफ केमिकल के नाम से किसको जानते हैं? किंग ऑफ केमिकल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रेलवे में कई बार पूछा गया। किंग ऑफ केमिकल, किंग ऑफ केमिकल किसको बोलते हैं हम लोग? सल्फ्यूरिक अम्ल को। और इसका दूसरा नाम अगर आपसे पूछ ले तो हाइड्रोजन सल्फेट, यानी हाइड्रोजन और ये सल्फेट, तो इस नाम से भी इसको जाना जाता है, हाइड्रोजन सल्फेट। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। इंसुलिन समझ रहे हैं ना, मधुमेह रोग जो होता है इंसुलिन की कमी से होता है, यानी शुगर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये अग्नाशय जो रिलीज करता है, इसको अग्नाशय स्रावित करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अग्नाशय कहाँ होता है? ह्यूमन बॉडी में पेट के पीछे स्थित रहता है अग्नाशय। कहाँ रहता है? पेट के पीछे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, पेट के पीछे ये स्थित होता है अग्नाशय, और यहीं से स्रावित होता है इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या है? मुख्य काम इसका जो है ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना। क्या करता है ये? कंट्रोल करता है किसको? ग्लूकोज के लेवल को। ग्लूकोज के लेवल को, ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है ना, कंट्रोल करता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, यानी नियंत्रित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बल्ब के फिलामेंट में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन लोहा, तांबा, टंगस्टन, निकल। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन। अच्छा, क्यों किया जाता है टंगस्टन का यूज? क्योंकि इसका जो है गलनांक बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर ज़्यादा हीट भी हो जाए, कभी कभी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी वहाँ चला जाए, विद्युत धारा, तो ये गलेगा नहीं जल्दी से, इसीलिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं टंगस्टन। इसका संकेत क्या होता है? W से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका परमाणु संख्या कितना हो जाता है? 74, यानी 74। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। यहाँ से क्वेश्चन हर एक बार बनता है बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में, तो आपको ध्यान से देखना है इसमें कि सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में कौन सा होता है? नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन। मैं सब कुछ बता देता हूँ। नाइट्रोजन देखिए कितना 78% होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ऑक्सीजन आता है 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कई बार आपसे पूछ लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 0.03%, ठीक है। आर्गन का भी कभी कभी पूछता है, वैसे जनरली पूछता नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछ दे तो 0.93% आपको ध्यान में रखना है। कौन? आर्गन। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में हो गया नाइट्रोजन, और फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन कितना हो गया? 0.93%। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी, लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यकृत। यकृत को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? लीवर। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, ऊर्जा का इकाई क्या है? ऊर्जा का इकाई क्या हो जाएगा? न्यूटन, वाट, जूल, एम्पियर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जूल, ठीक है। अब आपको बताना है कि न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन आपका है फोर्स का। किसका है? फोर्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बल। अब अगला वाट बताइए, वाट किसका है? वाट आपका हो जाता है पावर का। पावर मतलब शक्ति, ठीक है ना, शक्ति। शक्ति का ऐसा है मात्रक वाट। एम्पियर किसका है? एम्पियर आपका हो जाता है करंट का, ठीक है, करंट का। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। करंट मतलब विद्युत धारा, ठीक है ना, विद्युत धारा। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपके सामने, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? यानी फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया डीएनए का, तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए देखिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? एकदम जीरो लेवल का, बच्चे लेवल का, आपने बचपन में पढ़ा भी होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन बॉडी का जो है नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका जवाब अगर आपके पास फॉरेन हाइट में पूछ दे, फॉरेन हाइट में, तो क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी को उबालने पर कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक, भौतिक, अस्थायी और जैविक, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भौतिक। अब ध्यान से समझिएगा, दो प्रकार का परिवर्तन होता है, एक आपका हो गया केमिकल और एक आपका फिजिकल, यानी रासायनिक और भौतिक। रासायनिक किसको कहते हैं? जिसमें कोई ना कोई आपको न्यू प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया चेंजेज होगा। जैसे
एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप कागज़ को जला दोगे तो आपको नया चीज़ देखने को मिलेगा, राख। और मैं अगर आपसे कह दूं उस राख से फिर कागज़ बनाओ तो आप नहीं बना पाओगे। इसका मतलब हुआ कि केमिकल चेंजेज जो है वैसा चेंजेज है जिसको हम पुनः पहले वाले रूप में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कह दूं कि दूध को दही बना दो फिर दही से दूध बनाओ, बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। तो वो आपका हो जाएगा केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन। लेकिन भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, आप उस चीज़ को पुनः पहले वाले रूप में ला सकते हैं। जैसे पानी को अगर हम गर्म कर दें तो फिर गर्म पानी को भी ठंडा हम लोग कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आप समझ भी गए होंगे रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होता है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन है रासायनिक अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, विद्युत प्रवाह। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा, कई बार रेलवे में आपको देखने को मिल जाएगा, रिपीट हुआ है बहुत बार ये क्वेश्चन। सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो आपका होता है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है नाभिकीय संलयन। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए नाभिकीय संलयन में क्या होता है, दो छोटा छोटा नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है, एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है और इसी क्रम में यहाँ से एनर्जी रिलीज होता है, यहाँ से एनर्जी रिलीज होता है और यही प्रक्रिया बार बार सूर्य में चलते रहता है जो इसके ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। और हाइड्रोजन बम का शायद आपने नाम सुना होगा, हाइड्रोजन बम में भी सेम थ्योरी काम करता है। तो आपको ध्यान में रखना, अगर कभी पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन बम जो है उसमें इतना एनर्जी कहाँ से आता है, किस अभिक्रिया द्वारा आता है, तो आपको ध्यान में रखना नाभिकीय संलयन जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से वहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय, दूरी, वेग, दाब। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दूरी। आपको पता भी होगा प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्रव्यमान को मापने का एसआई इकाई क्या है? यानी एसआई यूनिट आपसे पूछ लिया गया है द्रव्यमान का। तो ये बहुत ईजी है, द्रव्यमान किस में मापते हैं? किलोग्राम में, ठीक है। 10 kg 20 kg हम लोग बोलते हैं ना, तो ये किलोग्राम में हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, वह यंत्र जिससे विद्युत धारा मापी जाती है। देखिए आपसे क्या पूछ लिया गया, वह यंत्र जिससे विद्युत धारा हम लोग मापते हैं, तो क्या होता है? वो एमीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एमीटर। अगर आपसे इसका एसआई मात्रक पूछा जाए तो वो होता है आपका एम्पियर, ठीक है, एम्पियर, ध्यान में रखना है। और अगर आपसे यंत्र का नाम पूछा जाए किससे हम लोग मापते हैं तो वो होता है आपका एमीटर। तो दोनों ए से आपको याद रखना है, एमीटर और एम्पियर, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? अब लाल ग्रह कौन सा कहलाता है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बुध। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंगल, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, दूध से मलाई बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दूध से जो हम लोग मलाई निकालते हैं उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? उबालना बोलते हैं, वाष्पन, केंद्रन, निस्यंदन, क्या बोलते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रन, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, जब आप किसी द्रव को ऐसे ऐसे बार बार घुमाते हो तो घुमाने के क्रम में क्या होता है, कुछ चीज़ें उसके किनारे पर चिपक जाती है और कुछ चीज़ें उसके बीच में चली जाती है। तो आप देखे होंगे, जब घर में देखे होंगे कि दूध को जो है, दूध का मक्खन एक जगह जमा करके फिर हम लोग जब उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं किसी बर्तन में लेके, तो घुमाने के क्रम में क्या होता है, जो मलाई होता है वो एकदम बीच में आके जमा हो जाता है और हम लोग धीरे धीरे उसको निकाल लेते हैं। और सेम प्रोसेस जो है वॉशिंग मशीन में भी चलता है। सेम प्रोसेस कहाँ चलता है? वॉशिंग मशीन में। वॉशिंग मशीन इतना जल्दी कपड़ा कैसे सुखा देता है? तो वो अंदर में जो है कपड़े को एकदम फास्ट मूव कराता है, घुमाता है, और घुमाने से क्या होता है, जो पानी का क्वांटिटी होता है वो बिल्कुल किनारे पे जाता है और फिर किनारे से बाहर हो जाता है। इस वजह से कपड़ा जल्दी वहाँ से सूख जाता है। तो सेम थ्योरी वहाँ पे भी काम करता है, वॉशिंग मशीन में भी। कौन सा? सेंट्रीफ्यूगेशन। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, मनुष्य के शरीर में आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? संक्रमण से बचाना, ऑक्सीजन का वहन करना, पाचन क्रिया और हार्मोन उत्पादन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन का वहन, ऑप्शन नंबर बी। किसका वहन? ऑक्सीजन का। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। अब एक चीज़ हमको बताइए, ओजोन परत का काम क्या है? ओजोन परत का कार्य क्या है? तो देखिए ओजोन परत जो है अल्ट्रा वायलेट रे, पराबैंगनी किरण, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। पराबैंगनी किरण जो सूर्य से निकलती है उससे हमारा सुरक्षा करता है। ये जीव जंतु और ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है अल्ट्रा वायलेट रे, तो उसी से हमारा सुरक्षा करता है कौन? ओजोन परत। और ये कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। अच्छा, समताप मंडल का रेंज क्या है? रेंज, अगर रेंज मतलब समझ रहे हैं ना, कहाँ से कहाँ तक होता है। तो जब आप पृथ्वी से 10 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो वहाँ से ये शुरू हो जाता है 10 किलोमीटर और जाता कहाँ तक है? 50 किलोमीटर तक, ठीक है। तो 10 से 50 किलोमीटर इसका रेंज है समताप मंडल का। चलिए अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो वायुयान है, वायुयान वो किस मंडल में उड़ता है? वायुयान जो है उड़ान किस मंडल में भरता
करता है वो कहाँ पे होता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरा पौधा भोजन किस प्रक्रिया से बनाता है, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन, जल चक्र। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चा वाला सवाल है, ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण। अब आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण का बाय प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। बाय प्रोडक्ट आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो बाय प्रोडक्ट निकलता है वो यानी द्वितीयक पदार्थ जिसको हम लोग बोलते हैं। ऐसे तो आपको पता है प्रकाश संश्लेषण पौधा बनाता है तो वहाँ अपना भोजन बनाने के लिए करता है, लेकिन उसका एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका यूज हम लोग करते हैं, तो वो चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, उसी को हम लोग बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या। देखिए मैंने अभी तुरंत आपको बताया था विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर, ठीक है। और जिस यंत्र से इसको मापते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एमीटर, ठीक है, एमीटर। ये हो गया एमीटर। मापी यंत्र यानी विद्युत धारा मापी यंत्र, विद्युत धारा मापी यंत्र, ठीक है। और इसका एसआई मात्रक क्या होगा, एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है रेलवे में, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। ये था अंतिम प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, दोस्तों में एक बार शेयर भी कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।